दोस्तों अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों हमारी जो स्टडी है वो बहुत पहले तैयार हो चुकी है, लेकिन आपने अब स्टार्ट की है, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आप ऑलरेडी लेट हो चुके हो। अब आपके पास में अच्छे से तैयारी करने के लिए केवल और केवल मात्र 20 दिन बचे हैं, ये समझिए। ठीक है, 20 दिन में भी ऐसा समझ लिए कि अभी शादियाँ, विवाह, पार्टी ये सब चलने वाले हैं, तो उसमें से भी 2-4 दिन काट दो। इट मीन्स कि आपको केवल 15 दिन है आपके पास तैयारी करने के लिए, क्योंकि आपको पता ही है 1 मई से पेपर है और 15 दिन आपके पास हैं। तो जितना हो सके अपने समय को अच्छे से यूटिलाइज कर लीजिए और पढ़ाई में लग जाइए। देखिए, हमारी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ी जा रही है। तकरीबन 30% वीडियोस हमने बना करके अब तक अपलोड कर दी गई हैं, बाकी 70% रही हैं जो बैक टू बैक अब आने वाली हैं, क्योंकि अब आप सब पढ़ाई करने लग जाएंगे। इतना हमें भी पता है कि सभी लोगों के पास में टाइम नहीं है, कुछ बिज़ी हैं, किसी की जॉब है, सब इट मीन्स कहने का मतलब है किसी के पास इतना समय नहीं है, लेकिन फिर भी अपने भविष्य को अच्छा बनाने के लिए और एक अच्छा स्कोर करने के लिए दोस्तों ज़रूरी है पढ़ाई। उसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। अगर आपने हमारे चैनल लॉ लाइफ बाय एमडी को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपकी आधी टेंशन ख़त्म। केवल आपको क्या करना है, यूटिलाइज करना है, बनाना है एक अच्छा सा प्लान और कर देना है क्रैक अच्छे नंबरों से एग्ज़ाम को। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये हो गई इम्पोर्टेंट बात जो आप सबको बतानी ज़रूरी थी कि जितने मज़े लेने थे ले लिए। अब बिल्कुल भी इंतज़ार मत करना। अगर अब आगे आपने दोस्तों इंतज़ार किया या अपने आप में थोड़ी बहुत भी ढिलाई बरती या फिर ये सोचा कि अरे अभी तो 15-20 दिन है पढ़ाई कर लेंगे, तो सोच लेना आपके बाद से आपके हाथ से जैसे रेत फिसलता है ना, ऐसे रेत नहीं फिसलेगी आपके हाथ से, समझ लें मार्क्स फिसलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो उस रेत को मुट्ठी में कैसे कैद करना है समय के साथ वो हम आपको बताने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एक और रोचक और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण फुल मार्क्स वाली वीडियो। फुल मार्क्स वाली वीडियो मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसके बिना हमारा जो सेकंड सेमेस्टर है कंप्लीट ही नहीं हो सकता, क्योंकि एक नहीं पूरे के पूरे 2। ठीक है दोस्तों, पूरे के पूरे 2 सब्जेक्ट्स में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक सब्जेक्ट में नहीं, 2 सब्जेक्ट में। फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर का जो फर्स्ट एग्ज़ाम है और सेकंड एग्जाम, दोनों में इस क्वेश्चन में से पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को हमने बड़ा किया है, पूरा अच्छे से इसको हमने क्या तैयार किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको क्या करना है, आपको केवल इस क्वेश्चन को रटना है। रटना नहीं है, फर्स्टली समझना है, उसके बाद से आपको कुछ नोट्स बना के तैयार कर लेने। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विधान से। दोस्तों आपने सुना होगा विधान। विधान क्या है? इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं लेजिस्लेशन। उसके ऊपर पूर्णतः संपूर्ण जितने भी क्वेश्चन शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में, लॉन्ग में वगैरह वगैरह जो भी पूछा जाएगा, इस क्वेश्चन से बाहर कुछ नहीं आएगा। इसलिए ये ज़रूरी है और ये 2 सब्जेक्ट्स में पूछा जाता है, इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो का। जल्दी से नोटबुक पेन लेकर के हो जाइए दोस्तों तैयार। क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1 के नाम से किया है एज ए लॉन्ग क्वेश्चन। यहाँ पर मैं आपको इसको सब आपके सामने पेश कर रहा हूँ, लेकिन बीच बीच में आपको बताऊंगा कि कहाँ से क्या क्वेश्चन ये किस मोड से बनेगा, कहाँ वेरी शॉर्ट में देखने को मिलेगा, कहाँ से ये हमें शॉर्ट में देखने को मिलेगा, और लॉन्ग में तो पूरा प्रोसेसिंग है। आप सब बुद्धिमान है। ठीक है, इतने तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने ये, विधान क्या है? व्हाट इज लेजिस्लेशन? विधान का व्यापक अर्थ। ठीक है, जो विधान है, लेजिस्लेशन है, उसका मीनिंग, विधान का संकीर्ण अर्थ मतलब कि मेजर मीनिंग और स्मॉल मीनिंग, छोटा मीनिंग क्या है। विधान के प्रकार, टाइप्स ऑफ लेजिस्लेशन, सर्वोच्च विधान, सुप्रीम लेजिस्लेशन, अधीनस्थ विधान, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन या रीति रिवाज के रूप में विधान, कानून और मिसाल के बीच में अंतर। और विधान क्या होता है? यदि प्रत्यायोजित शक्ति को प्रशासन प्राधिकरण द्वारा आगे और प्रत्यायोजित किया जाता है तो विधान की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, क्या इसकी भूमिका है, विवरण दीजिए। रीति रिवाज और विधान में फिर अंतर भी हमको बताना है। प्रत्यायोजित विधान क्यों आवश्यक है, ये भी इसमें है।
और भी आगे बहुत सारा क्वेश्चन है। मैं ये कहता हूँ कि एक वेरी शॉर्ट का जो क्वेश्चन है वो कुछ वेरी शॉर्ट का जितना आंसर होता है उतना तो इसका क्वेश्चन ही है, ठीक है। इट मीन्स के पूरे जितने भी एग्जाम पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर के और जितने भी बुक्स में मॉडल में जहाँ जहाँ पर भी हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिला है, हर क्वेश्चन में से हमने इसको स्टडी करके इस क्वेश्चन को बनाया है मास्टर क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो औपनिवेशिक विधान, ठीक है, कॉलोनियस लेजिस्लेशन, कार्यपालिका विधान, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन, न्यायिक विधान, जुडिशियल लेजिस्लेशन, नगरपालिका विधान, म्यूनिसिपल लेजिस्लेशन, स्वायत्त विधान, ऑटोनॉमस लेजिस्लेशन, सशर्त विधान, कंडीशनल लेजिस्लेशन, उप प्रत्यायोजित विधान, सब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। देखिए दोस्तों, यहाँ तक था हमारा क्वेश्चन, ये भी शॉर्ट में है, ठीक है। मैंने आपको जो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों वो शॉर्ट में है, चौंकिए मत बिल्कुल भी, क्वेश्चन ही इतना अच्छा है, ठीक है। इसके बिना कुछ नहीं, क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं है। स्टार्ट करते हैं। देखिए इतनी सारी मैंने इसकी बातें बताई, अब जरूरी नहीं है कि आपको इस चीज़ का लालच दूं कि भाई ये इतने नंबर का आएगा। अब मैंने बता दिया तो आपको सबको पता होगा कितना इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप अपने मॉडल, अपनी बुक, जहां से भी जिस भी स्रोत से आप पढ़ रहे हैं उठा करके देख लीजिए, क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन का उत्तर। देखिए सबसे पहले चलते हैं हम दोस्तों परिचय के बारे में, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन को हमें ध्यान से समझना है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। समझने, अगर आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया तो 100% आप कहीं भी इस क्वेश्चन को लिख सकते हो। और क्वेश्चन की सबसे अच्छी बात मैं बताता हूँ, हमारे जितने भी क्वेश्चन थे जो हम यहाँ से एक्सप्लेन उनको कर रहे हैं दोस्त, अपनी भाषा में आप उन क्वेश्चनों को लिख सकते हैं, पूरे मार्क्स मिलेंगे, कहीं नहीं कटेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। परिचय। देखिए मनुष्य सामाजिक प्राणी है जो जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। यह निर्भरता संबंध बनाती है। आधुनिक समाज में इन संबंधों को विनियमित, रेगुलेट करना आवश्यक हो गया है। जैसे जैसे समय बीतता गया, व्यक्तियों और समूह के बीच संबंध भी विकसित हुए हैं या फिर होते गए। जैसे मनुष्य और राज्य के बीच संबंध शामिल हैं। अपने नागरिकों पर नियंत्रण रखने और अधिकार बनाए रखने के लिए राज्य या संप्रभु, सोवरेन, कानून बनाता है। आपने सुना होगा संप्रभु, ठीक है, संप्रभुता का सिद्धांत, उस पर ऊपर वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है। चलिए, सोवरेन कानून बनाता है। कानून के इस निर्माण को विधान कहा जाता है, लेजिस्लेशन कहा जाता है। यह संप्रभु के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। तो ये है इसका परिचय। इट मीन्स कि मानव जगत में हमारे और राज्य के बीच में कैसे संबंध होने चाहिए, कौन से दायित्व हमको निभाने चाहिए, किस तरह से सामंजस्य बिठाना चाहिए, उस सब को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाए जाते हैं, जो सोवरेन, संप्रभुता बनाती है, राज्य बनाता है। उन कानून को बनाना ही, उन कानूनों का जो निर्माण है उस निर्माण को ही कहा जाता है लेजिस्लेशन। इट मीन्स विधान। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। भारत के लोग संप्रभु हैं क्योंकि परम शक्ति उनके पास है। सरकार भारत के लोगों द्वारा चुनी जाती है और इसलिए यह एक माध्यम बन जाती है जिसके माध्यम से सत्ता का प्रयोग किया जाता है। दो व्यक्तियों के बीच एक बुनियादी लेन देन से लेकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बीच बड़े पैमाने पर अनुबंधों तक, अनुबंध मीन्स कॉन्ट्रैक्ट, भूल मत जाना, टूथब्रश के निर्माण से लेकर रॉकेट के निर्माण तक सब कुछ इन कानूनों द्वारा नियंत्रित होता है। इन कानूनों के माध्यम से ही सरकार नागरिकों का एक दूसरे के प्रति और देश के प्रति आदर्श व्यवहार सुनिश्चित करती है। लेकिन यह केवल संसद नहीं है जो कानून बनाती है, कुछ अन्य लोग हैं जिन्हें यह कर्तव्य सौंपा गया है। साथ ही एक से अधिक प्रकार के विधान हैं। आइए इन पर नज़र डालते हैं। देखिए दोस्तों, हम एक छोटी सी चीज़ को, कोई छोटी, जैसे सुई कहते हैं ना, सुई को प्रयोग करने से लेकर के और हवाई जहाज़ को यूज़ करने तक की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, जितनी भी एक्टिविटी हैं, जितने भी काम हैं, कार्य हैं, वो सभी कुछ ना कुछ नियमों से बने हुए हैं। उन सभी को कार्य करने के कुछ नियम हैं। वो नियम जो बनते हैं उन्हीं को विधान कहा जाता है। हम अपने मजदूरी करने जाते हैं, मजदूरी करके पैसा कमा के लाते हैं। किसान होते हैं, किसान करने जाते हैं हम, जैसे भी खेती बाड़ी हम करने जाएंगे, उसके बाद से उसमें से हमें इनकम होगी।
जो बिजनेसमैन है, ठीक है, वो बिजनेस करेंगे, एंटरप्रेन्योर जिनको बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर क्या करेंगे, वो बिजनेस करेंगे। सबका अपना अपना काम होता है, सबके अपने अपने राज होते हैं, काज होते हैं, लेकिन सब जितने भी दोस्तों जो कार्य हैं उनको करने की एक सीमा होती है, एक नियम होते हैं, ठीक है, एक श्रृंखला होती है। उस श्रृंखला को कि कौन सा कार्य किस लिमिट में किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, वहाँ पर कोई कार्य गलत तो नहीं हो रहा है, इस चीज़ को रोकने के लिए और कार्यों को बढ़ाने के लिए जो नियम और कानून होते हैं, उन कानून को बनाना ही, जो बनाने की जो प्रक्रिया है, वो उसका बनाने का जो बनाने का जो तरीका है, जो निर्माण है, उसी को हम कहेंगे विधान, लेजिस्लेशन। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो इतना समझ में आपको आ गया होगा। अब चलते हैं शाब्दिक अर्थ की तरफ। विधान क्या है? ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, विधान का सामान्य अर्थ कानून बनाना है, सिंपल सी बात है, ठीक है, कानून बनाना क्या है? विधान है। और जैसे हम दोस्त जब क्या होता था, जब हम क्रिकेट खेलते थे, ठीक है, तो क्रिकेट खेलते थे तो क्या होता था कि जैसे हम स्कूल में क्रिकेट खेल रहे हैं तो जगह बहुत कम है, ठीक है, तो हम क्रिकेट खेल रहे हैं, अब चार ही खिलाड़ी हैं, एक स्ट्रीट पे लगे, एक बॉलिंग कर रहा है, एक कीपर है, ठीक है, और एक बैटर है। तो अब क्या हुआ, अब हम नियम बना देते, भाई साहब देखो, जो लेग स्टंप पे बॉल जाएगी उस पर आउट होगा, या फिर लेग स्टंप पे बना देते थे कि 4 कदम पे या फिर थोड़ी सी दूर पे उससे पार अगर बॉल गई तो हम आउट हो जाएंगे। ये क्या हो गया, अरे यार ऐसे तो मज़ा नहीं आया खेलने, नहीं मज़ा आता था, क्योंकि हम क्या होता था, वो रूल बन जाया करता था, ठीक है, एक नियम बन जाया करता था, वहाँ से और इधर बॉल नहीं मारनी है, तो हमारे पास में एक सीमा हो जाया करती, तो उस खेल का आनंद हम लिया करते थे। तो क्या होता था, हालांकि वो रूल नहीं होता, लेकिन हम नियम अपने आप बना लेते थे, तो वो नियम बनाने की जो प्रक्रिया है ना, हम उसी को कहेंगे कि वही तो विधान है, ठीक है, वही लेजिस्लेशन है। समझ में आ गया? चलिए, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो, मैं आप ये कहेंगे पता नहीं कि कहाँ से एग्जाम्पल लेकर आते हैं। देखिए, असलियत ज़िंदगी से जो हम एग्जाम्पल उठा करके चीज़ों को समझ सकते हैं ना, वो हमें कोई किताब, कोई गाइडलाइन, कोई कुछ नहीं सिखा सकता, ठीक है, क्योंकि वो हमारे खुद के अनुभव होते हैं, ठीक है, इसलिए मैं बताता हूँ। बाकी आपको कैसा लगता है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, विधान का सामान्य अर्थ है दोस्तों कानून बनाना, और इसको अंग्रेजी में लेजिस्लेशन कहा जाता है। ये दो शब्दों लेगिस और लेटम से मिलकर बना है। लेजिस का अर्थ है कानून और लेटम का अर्थ है बनाना, सिंपल। इस प्रकार विधान को एक प्राधिकरण, अथॉरिटी, जिसे ऐसा करने का अधिकार है, द्वारा कानून की घोषणा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह विधायिका द्वारा समाज की जरूरतों के लिए बनाया जाता है। विधान में मिसालें रीति रिवाजों, पारंपरिक कानूनों आदि जैसे स्रोतों द्वारा बनाए गए कानून इसमें शामिल होते हैं। कानून बनाने वाले निकाय को विधायिका के रूप में माना जाता है। शक्तियों के पृथक्करण, सेपरेशन के सिद्धांत के तहत विधान सरकार के 3 महत्वपूर्ण कार्यों में से एक इसमें भी शामिल है। ठीक है दोस्तों, क्या सबसे पहले विधायिका, यह वह निकाय है जो कानून बनाता है, विधायिका। दूसरा है न्यायपालिका, यह वह निकाय है जो कानूनों की व्याख्या करता है। कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, यह वह निकाय है जो कानूनों को लागू करता है। देखिए, विधायिका क्या है, न्यायपालिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, कैसे कार्य करती है, कैसे नहीं करती है, इस सब के ऊपर ऑलरेडी एक हमारे पास में जो है ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखी है। ठीक है, जो प्रशासनिक विधि है उसमें जाकर के, प्रशासनिक विधि वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के आप देख सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज अगर यहाँ इनमें से चाहिए तो। ठीक है, चलिए, बाकी इतना समझ में आ गया। यहाँ पर हमने शॉर्ट में ही रख दिया है, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका। वैसे भी आपको पता ही होगा हमारे जो संविधान है उसके 3 स्तंभ भी कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, विधान का व्यापक और संकीर्ण, व्यापक का मतलब होता है दोस्तों बड़ा, ठीक है, फैला हुआ। संकीर्ण का मतलब होता है छोटा, नैरो, पतला अर्थ हो सकता है। व्यापक अर्थ में इसे कानून बनाने के सभी तरीके शामिल हैं। संकीर्ण अर्थ में इसमें संपूर्ण, संप्रभु या अधीनस्थ, सबॉर्डिनेट विधायक द्वारा बनाए गए कानून शामिल हैं। आइए दोनों को विस्तार से जानते हैं।
ठीक है। देखिए हमने अभी जैसे जैसे वादा किया था क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होगा, इसके इतिहास से लेकर के अब तक जो चल रहा है क्या क्या प्रक्रियाएं सारी होगी। ठीक है, आपको क्या करना है, बस आपको अपनी कंसंट्रेशन बना करके रखनी है। ठीक है, और हम जमे रहना है, पूरी वीडियो को देखना है, ताकि जीवन में आप कभी भी आपको इसके रिलेटेड कहीं और से कोई मैटर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इस बात की गारंटी है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं विधान का व्यापक अर्थ। देखिए जैसा कि हमने ऊपर चर्चा की है, इसमें कानून बनाने की हर विधि शामिल है। तो जोड़ना या परिवर्तन करना, संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम जो मौजूदा कानूनों को जोड़ते हैं या उसमें परिवर्तन करते हैं, ये इसमें आ जाते हैं। सबसे पहले जो संसद द्वारा जितने भी नियम बनाए जाते हैं, पुराने नियमों को मॉडिफाई किया जाता है, पुनर्निर्मित किया जाता है, उन सबको इसमें आ जाते हैं। दूसरा है न्यायालय द्वारा स्थापित मिसाल। देखिए अब स्थापित मिसाल से क्या आएगा, ठीक है, स्थापित मिसाल से इसमें आपको पता चलेगा जो कि निर्णीतवाद जो होते हैं ना, आपने हर क्वेश्चन के नीचे देखते हो ना, जैसे कहते हैं अभी जैसे विधान ही है, विधान को समझाइए, निर्णीतवादों की सहायता से इसको समझे। तो निर्णीत जो वादे होते हैं ना, उन्हीं को बोलते हैं हम न्यायालय द्वारा स्थापित मिसाल। देखिए कैसे, जब न्यायाधीश निर्णय सुनाते हैं तो वे अपने निर्णय पर पहुंचने के लिए कुछ सिद्धांतों को लागू करते हैं। यह निर्णय तब भविष्य के मामलों में अदालतों का मार्गदर्शन करने के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। यह भी कानून बनाने का एक तरीका है। उदाहरण के लिए केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य में सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय ने मूल संरचना के सिद्धांत को निर्धारित किया। इसका मतलब था कि संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकता। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। इससे पहले मैं बता दूं, देखिए कोई भी अभी केस चल रहा है, किसी भी केस पर अभी में क्या हुआ, जैसे कि दिल्ली में वो केस हुआ था, ठीक है, निर्भया कांड, सभी को पता होगा यार, बहुत ही, देखो चलो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बहुत लोगों के जो हैं वो मतलब कि छोड़ो, रूह कांपने लग जाती है, अब गुस्सा भी आता है। तो जो निर्भया कांड था उसमें एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया, ठीक है, तो कि उनको जो उसमें मतलब फैसला आपको पता है, फांसी भी दी गई है उसमें। तो अब जैसे वो फैसला सुनाया गया है, वो क्या बन गया, न्यायालय द्वारा स्थापित मिसाल बन गई है। ठीक है, अब आगे ऐसा भविष्य में कोई भी केस होता है तो वो केस जरूर उस पर याद किया जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं। चलिए इतना समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं दोस्तों आगे की जो विधायिका है, विधायिका की जो इच्छा की हर अभिव्यक्ति कैसे, देखिए विधायिका की हर अभिव्यक्ति चाहे नियम बनाने के लिए निर्देशित हो या नहीं, जैसे अधिनियम जो कि एक संधि ट्रीटी की पुष्टि करते हैं, युद्ध की घोषणा करते हैं, आदि विधान के व्यापक अर्थ में आते हैं। ठीक है, जैसे कोई विधायक है, किसी विधायक ने कुछ वो कह दिया, हाँ भाई हम अब ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, संसद में बोलते हैं, ठीक है, तो वो सारी कंडीशन इसी में आ जाती है। चलिए इस व्यापक अर्थ में रीति रिवाजों और पिछली प्रथाओं को भी शामिल किया जा सकता है। ये ज़्यादातर अलिखित कानून है। देखिए जितनी भी पुरानी प्रथाएं होती थी, सती प्रथा हो, पर्दा प्रथा हो, ठीक है, या फिर ब्रा टैक्स हो, जो बहुत ही खतरनाक थी, ठीक है, या फिर बाल विवाह हो, ठीक है, ये सारी जो प्रथाएं थी उन सबको प्रथाओं को ख़त्म किया गया है, वो भी विधान द्वारा ही ख़त्म किया गया है। ठीक है, चलिए आगे है विधान का संकीर्ण अर्थ। देखिए बहुत बड़ा अर्थ तो आपने जान लिया कि उसका बड़ा अर्थ में कैसे कैसे हम उसको मतलब फिट किया है। अब है कि जो छोटा अर्थ है विधान का, संकीर्ण अर्थ है, वो कैसे है। देखिए इसके सख्त अर्थ में हम विधान को कानून के स्रोत के रूप में देखते हैं। इसमें शामिल है कानूनी नियम और अधिनियमित कानून। देखिए कानूनी नियम संप्रभु या अधीनस्थ विधायक द्वारा अधिनियमों या अधीनस्थ विधान के माध्यम से कानूनी नियम निर्धारित करना। अधिनियमित कानून मतलब संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून, इसमें प्रत्यायोजित डेलीगेटेड विधान शामिल नहीं होगा। ब्लैकस्टोन अंतर के लिए लिखित और अलिखित कानून शब्दों का उपयोग इसमें किया जाता है। इट मीन्स कि देखिए कोई भी विधायक है, इंस्टेंटली अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई कंडीशन है, तो उसमें कुछ ना कुछ एक निर्णय वो ले सकता है और कह सकता है कि हाँ भी चलो अब से ऐसे होगा। जैसे आपने देखा होगा कि
देखिए यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा होगा कि मूवियों में भी देखा होगा, असलियत में भी आपने देखा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, ठीक है, कि एक प्रेमी जोड़े को पुलिस ने पकड़ा, ठीक है, और वो कहाँ पर ले गए, उसको थाने में ले गए, वहीं पर उनकी शादी करवा दी, ठीक है। तो ये क्या है, ये इंस्टेंटली बना हुआ नियम है, ये कहीं लिखित नहीं है, ये कोई लिखित नहीं है, कुछ नहीं है, इंस्टेंटली बना हुआ है। ये लिखित भी है और अलिखित भी है, इसको मान्य कर दे। हाँ भाई, तुम प्रेमी जोड़े हो, गार्डन में घूम रहे थे एक दूसरे का हाथ पकड़ के, ठीक है, और मतलब ऐसी हरकतें कर रहे थे जो सामाजिक तौर से नहीं थी, ऐसी हरकतें कर रहे, चलो आ जाओ नंबर पे, तुम्हारी दोनों की शादी कर दी जाए। तो ये विधान का संकीर्ण रूप, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अब तो आपने दोस्तों समझ लिया होगा कि विधायन एग्जैक्टली है क्या, और समझ लिया है तो यार जल्दी से एक बार कमेंट करके हमें बता दीजिए और लाइक कर दीजिए अगर अच्छे समझ में आ गया हो, और नहीं आया हो तो जल्दी से हमें कमेंट कर दीजिए, हम आपको समझा देंगे दोबारा से। हमें कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हमारा लक्ष्य है केवल आपको समझाना और अच्छे से आपको समझाना। चलिए आगे का ऑप्शन है हमारा विधायन के प्रकार। देखिए जैसा कि हमने उपरोक्त खंड में देखा है कि विधान को इसकी व्याख्या और कार्य के आधार पर विभिन्न प्रकारों में विभाजित कर दिया है, मतलब कि बांट दिया गया है। तो इसमें सालमन ने कहा कि विधान या तो सर्वोच्च है या अधीनस्थ है। पहले प्रकार का विभाजन अधिकार के आधार पर यानी सर्वोच्च और अधीनस्थ कानून में। चलिए अब यहाँ पे आप जान लेंगे कि भी सामन ने कहा या तो अधीनस्थ है या फिर जो है वो सर्वोच्च है। अब सर्वोच्च और अधीनस्थ क्या होते हैं तो वो हम यहाँ से जान लेंगे। सर्वोच्च विधान, सुप्रीम लेजिस्लेशन किसे कहते हैं? देखिए यह वह कानून है दोस्तों यह वह कानून है जो राज्य के संप्रभु प्राधिकरण द्वारा बनाया जाता है। इसे किसी अन्य विधायी प्राधिकरण द्वारा निरस्त, रद्द नहीं या नियंत्रित नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए भारत में संसद सर्वोच्च विधायक है। देखिए ऐसा जो सर्वोच्च विधायन वो होती है जो संसद है। संसद में जितने भी नियम बने हुए होते हैं जो एक बार पारित हो जाते हैं उनको कोई भी नहीं हटा सकता या उनको नियंत्रित कर सकता, ना उनको ख़त्म कर सकता है विदाउट किसके, जो न्यायाधीश हैं या फिर एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को बता देंगे कैसे नियमों को बदला जाता है। आ जाएगा वो संशोधन, अभी हम क्वेश्चन बनाएंगे संशोधन कैसे होते हैं तो उसमें आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब है अधीनस्थ विधान, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। देखिए इसमें क्या है, इसे प्रत्यायोजित विधान के रूप में जाना जाता है। इस तरह के विधान में सर्वोच्च विधायक के अलावा, जो सर्वोच्च मतलब ऊपर सबसे बड़ा जो विधायक होता है उसके अलावा अन्य प्राधिकरण द्वारा बनाया गया विधान शामिल है। सर्वोच्च विधायक के द्वारा मतलब है संसद, ठीक है दोस्तों। संसद में ही तो विधान होती है, विधान सभा लगती है, वही तो नियम बनाते हैं। चलिए तो संसद में विधानसभा के मतलब कि उच्च है, उसके अलावा प्रत्यायोजित विधानसभा की शक्ति सर्वोच्च विधायक द्वारा अधीनस्थ विधायक को दे दी जाती है और बाद वाले को पूर्व द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर काम करना पड़ता है। इसे संप्रभु प्राधिकरण द्वारा बदला या निरस्त किया जा सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। कैसा प्रावधान नहीं है कि संसद को अपनी शक्तियों को प्रत्यायोजित करने में सक्षम बनाता है, लेकिन ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जो इसे रोकता हो, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। देखिए जो अधीनस्थ हमने अभी वो पढ़ा था जो अधीनस्थ विधायन पढ़ा था, सुप्रीम हमने पढ़ लिया था। सुप्रीम जो लेजिस्लेशन है, ठीक है, वो सीधा बिलोंग करता है संसद को, इतना ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए लेकिन अब चलते हैं हम अधीनस्थ की तरफ करते हैं। अधीनस्थ में ये बताया गया था कि जो विधायिका होते हैं, ठीक है, जो विधायिका होती है वो अपनी शक्तियों का प्रत्यायोजित कर देती है, मतलब अपनी जगह अपनी शक्तियों को दूसरों को दे देती है, ठीक है, अपने से नीचे वाली पोजीशन को दे देते हैं। लो भाई हमारी जो अनुपस्थिति है उसमें हमारी शक्तियों का तुम निर्वहन करोगे, ठीक है। लेकिन अगर वो निर्वहन करते हुए कोई नियम कानून बनाते हैं तो उनके जो नियम कानून हैं उनको वो जो जिन्होंने अपनी शक्तियों को उनको दिया है वो उनको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो सर्वोच्च विधायन है उसके द्वारा बनाए गए नियमों को कोई भी नियंत्रित या फिर बदल नहीं सकता, ठीक है दोस्तों। चलिए तो अब हम चलते हैं कि जो अधीनस्थ होते हैं। देखिए अधीनस्थ विधायन जो होते हैं मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कौन कौन से? औपनिवेशिक विधान, जिसको बोलते हैं कॉलोनियल लेजिस्लेशन। अब देखिए अब मैं आपको एक बात यहाँ पर बता दूं, अभी आपने ऊपर देखा था सुप्रीम लेजिस्लेशन, उसके बाद में देख लिया आपने अधीनस्थ लेजिस्लेशन। तो अब दोनों को इम्पोर्टेंट रख लेना क्योंकि दोनों के दोनों
अंतर इनमें आ सकता है, जो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है 10 नंबर में, कि सुप्रीम और अधीनस्थ जो विधान है उसके बीच में अंतर स्पष्ट करें, दोनों का वर्णन करें, दोनों पर संक्षेप में टिप्पणी करें। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है और उन दोनों में से कोई एक वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है। समझ में आ गया? चलिए तो अब आगे चलते हैं। अब जितने मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ अधीनस्थ विधान के जो 5 प्रकार दोस्तों मैं यहाँ बताने वाला हूँ, इनमें से भी कोई सा भी एक प्रकार उठा करके आपको वेरी शॉर्ट में वहाँ पर रख देगा 4 नंबर के क्वेश्चन में, तो इसका भी आंसर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो इसलिए जरूरी है इनको ध्यान से समझना। देखिए औपनिवेशिक विधान, कॉलोनियल लेजिस्लेशन। देखिए जो देश उपनिवेश हैं वे अपनी जनसंख्या को विनियमित करने के लिए कानून बनाते हैं। ये देश एक अलग राज्य के नियंत्रण में है और इन्हें कानून बनाने का सर्वोच्च अधिकार नहीं है। इन देशों द्वारा बनाए गए कानून राज्य द्वारा तैयार किए गए दिशा निर्देशों के अधीन हैं जिनके नियंत्रण में वे हैं। उदाहरण के लिए ब्रिटिश संसद सर्वोच्च विधायक थी जब उसने उपनिवेशों पर शासन किया था और उन्हें स्वशासन का प्रयोग करने की शक्ति दी थी, लेकिन उनके द्वारा बनाए गए कानूनों को ब्रिटिश सांसद की इच्छा के अनुसार रद्द या संशोधित किया जा सकता था। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता दूंगा, लेकिन एग्जाम्पल समझने के लिए आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी कि आप सबको चलना पड़ेगा मेरे साथ में। सन 1947 से पहले जब हमारे देश में ब्रिटिश सरकार का राज था दोस्तों, वो हमारे देश में उपनिवेशों की तरह रहते थे। वो हमारे देश में नहीं थे, वो ब्रिटिश वहाँ से इंग्लैंड से आए थे और आकर के हमारे देश में रहते थे, ब्रिटिश थे। ठीक है, अब वो क्या करते थे, हम अपने देश में कोई भी कानून अपने आप से नहीं बना करके चला सकते थे, उन्हीं के कानून चलते थे। समझ में आ गया? तो उस समय पर हम कुछ भी अपने मर्जी से नहीं कर सकते थे, जितने भी थे वो उनके ही कानून चलते थे। तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉलोनियल लेजिस्लेशन। हम कहीं भी अपने गांव को नहीं बसा सकते थे, कहीं पे भी नाला नहीं बना सकते थे, कहीं पर भी नहर नहीं खोद सकते थे, कहीं पर कॉलोनी नहीं बसा सकते थे। क्यों नहीं बसा सकते थे? क्योंकि उस समय पर अंग्रेजों का राज था। वो यहाँ पर उपनिवेश थे और उन्हीं का राज चलता था। ठीक है, चलिए 1947 में जाकर के पहले का आपने मतलब समझ लिया है। अब चलिए आ जाइए जल्दी से 2023 में, क्योंकि हमें यहाँ पर आना पड़ेगा, क्योंकि 15 दिन बाद में पेपर देने जाना है। ठीक है, चलिए दूसरा जो पॉइंट है वो है कार्यपालिका विधान। देखिए एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन। देखिए कार्यपालिका का कार्य संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना है। इसके साथ ही कार्यपालिका को अधीनस्थ विधायी शक्तियां भी दी जाती हैं ताकि वे ऐसे नियम बना सके जो सर्वोच्च विधान के पूरक सप्लीमेंट हों। सर्वोच्च कानून को लागू करने का सर्वोत्तम संभव तरीका खोजने के लिए कार्यपालिका को ऐसी शक्तियां दी जाती हैं जब शक्तियां प्रत्यायोजित की जाती हैं तो कुछ हद तक स्वायत्तता ऑटोनॉमी की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए भारत की रक्षा का अधिनियम। देखिए दोस्तों, कार्यपालिका जो है वो समय समय पर जब जरूरत होती है तो अपनी शक्तियों को वो प्रत्यायोजित कर देती है, लेकिन जैसे ही एक बड़ी कंडीशन आती है कि भारत की रक्षा करनी है या फिर वो अभी देखो अभी एक क्वेश्चन और बनेगा, यहाँ से फिर से आ गया। ठीक है, जो अभी राष्ट्रपति के ऊपर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, लॉन्ग में ही बनने वाला है, इसके बाद में ही आने वाला है तीसरे चौथे 5वें नंबर पर। ठीक है, कि वो होता है आपातकालीन स्थिति। ठीक है, अब आपातकालीन स्थिति में क्या है दोस्तों? आपातकालीन स्थिति में क्या है कि जो राष्ट्रपति भैया हैं हमारे, ठीक सर भैया नहीं है यार, वो तो बहुत सारे हैं सर। ठीक है, राष्ट्रपति जो हैं, ठीक है, वो बीच में आ जाते हैं अपने रोल को लेकर। कब आ जाते हैं? जब विधायिका काम करने के लायक नहीं होती या फिर विधायिका मौजूद नहीं होती, तो तब कार्यपालिका काम करती है और कार्यपालिका को ही वो संभालते हैं आकर के। कौन? हमारे राष्ट्रपति जी। तब वो आकर के करते हैं। जैसे कि विधायिका है नहीं, ठीक है, देश पर हो चुका है आक्रमण, पाकिस्तान ने कर दिया आक्रमण, तो अब उनको क्या करना है भैया? नियम क्या बनाना है? उनको मारना है, पीटना है, क्या करना है? नियम क्या बनाना है? आपातकालीन स्थिति आ गई, तुरंत कार्यपालिका एकदम सतर्क हो जाएगी, लेकर के बुलाओ जल्दी से पापा को। पापा मतलब राष्ट्रपति यार समझो है, राष्ट्रपति जी आएंगे, हाँ भी चलो भी ये नियम बना दो। ठीक है, तो उसको कहीं कार्यपालिका विधान एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन। समझ में आ गया दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर बात है भारत की रक्षा की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तीसरा है यहाँ पर न्यायिक विधान, जुडिशियल लेजिस्लेशन। इंपॉर्टेंट फैक्टर समझना बहुत ही आवश्यक है। चलिए देखिए, न्यायपालिका के पास अपने उद्देश्यों के लिए नियम बनाने के लिए कुछ प्रत्यायोजी शक्तियाँ भी हैं। उच्च न्यायालयों को अपनी प्रक्रिया के लिए नियम बनाने की शक्ति है।
यह मिसाल के तौर पर कानून बनाने की विधायी कार्यवाही से अलग है। उदाहरण के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के नियम दिल्ली उच्च न्यायालय को नियंत्रित करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, ये न्यायिक जुडिशियल लेजिस्लेशन है। इसमें क्या होता है कि न्यायपालिका के पास ना कुछ अपने जो टारगेट होते हैं, ठीक है, उनके पास में कुछ शक्तियां होती हैं जो नियम बनाने की होती हैं, ठीक है, लेकिन वो भी प्रत्यायोजित शक्तियों में होती हैं। देखिए प्रत्यायोजित जो शब्द है वो बार बार आ रहा है। देखिए अगर इसका मतलब नहीं पता मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि इसके ऊपर वीडियो। प्रत्यायोजित का मतलब है कि जैसे कि जब हम बच्चों स्कूल में पढ़ते थे, हमारे क्लास में एक मॉनिटर होता था, ठीक है, तो हमारे जो टीचर थे वो हमारे जो टीचर होते थे वो कहते थे कि जब मेरी अनुपस्थिति में मेरा सारा कार्य मॉनिटर देखे, कौन शैतानी कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, अटेंडेंस हुई है नहीं हुई, कौन बाहर जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, वो सारा काम ये करेगा मॉनिटर। और जब मॉनिटर नहीं होगा, मॉनिटर एब्सेंट पे होगा, छुट्टी पर होगा, तो फिर एक उप मॉनिटर होता था, वो उसके करता था। तो अब क्या हो रहा है, देखिए अगर टीचर नहीं है तो मॉनिटर उसके जगह पर है, तो और मॉनिटर नहीं है तो उसकी जगह पर उप मॉनिटर है। तो क्या हो रही है, जो टीचर की शक्तियां टीचर के ना होने पर मॉनिटर को प्राप्त हो जाती है, मॉनिटर ना होने पर उप मॉनिटर को प्राप्त हो जाती है। ठीक है नहीं, ठीक है, तो इसी को कहते हैं प्रत्यायोजित शक्ति करना, अपने अधिकार दूसरे को दे देना। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया। ठीक है, तो इनके पास में भी कुछ प्रत्यायोजित शक्तियां भी हैं। जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय हैं, उनको अपनी प्रक्रिया, मतलब उनके जो क्रिया करने उनको जो काम करने की जो मतलब कि श्रृंखला है, सीरीज है या फिर प्रक्रिया है, जो भी आप कह सकते हैं, ठीक है, तो उसे बनाने की एक शक्ति है। ठीक है, वो कह सकते हैं जब चाहे भैया, जैसे आए दिन क्या होते रहते हैं कोर्ट में, संसदों में वो होते रहते हैं, क्या कहते हैं उसको, अरे एक वीडियो हमने बनाई थी दोस्तों इसके ऊपर, हड़तालें होती रहती हैं, कभी भी कोई कंडीशन लग जाती है कि भाई आज कोर्ट बंद है, ये हो, तो उनके ऊपर कोई ये नहीं कह सकता कि हाई कंडीशन क्या नहीं है, तो वो भी एक शक्ति होती है उनके काम करने की। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि उनके पास में खुद की एक पावर होती है। तो जो इनकी जो कानून बनाने की जो विधायी कार्यवाही है वो अलग हैं, उनसे अलग हैं। लेकिन उदाहरण के लिए जैसे दिल्ली उच्च न्यायालय के नियम हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के अपने नियम हैं, ठीक है, तो अब वो हाई कोर्ट के जो नियम हैं दिल्ली उच्च न्यायालय को वो नियंत्रित करेंगे। उनके खुद के नियम जो बनाए हुए हैं वो खुद को ही नियंत्रित करने के लिए, और को नियंत्रित करने के लिए नहीं है। अब ये नहीं है कि जैसे वकील हैं, ठीक है, अब वो जैसे जज हैं, जज ने कहा भी चलो 10 तारीख को कोई काम नहीं होगा, ठीक है, सब हड़ताल पे रहेंगे, तो केवल जजों के लिए ही है, वो ऐसा नहीं है कि वो पूरी दुनिया के टीचरों के लिए वो कह देंगे कहाँ भी मतलब कि दिल्ली के जितने टीचर हैं वो भी छुट्टी पर रहेंगे, तो टीचर नहीं मानेंगे उनकी बातों को, क्योंकि उनकी जो शक्तियाँ हैं वो केवल उनके ही प्रक्रिया तक सीमित है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं 4 पर। देखिए नगर पालिका विधान, म्युनिसिपल लेजिस्लेशन। देखिए नगर निकाय को अधीनस्थ शक्तियों के साथ अपने नियंत्रण में जिलों के लिए विशिष्ट कानून स्थापित करने के लिए सौंपा गया है। ये निकाय उप नियम बनाते हैं और ऐसे विधान को नगर पालिका कहा जाता है। ये जिन विषयों से निपटते हैं वे बहुत ज़्यादा हैं। उदाहरण के लिए नगर नियोजन योजनाएं, यातायात, स्वच्छता, भवन आदि। देखिए अब जो संसद है, ठीक है, जो वहाँ पर जो विधानसभा बनती है, ठीक है, अब वहाँ पर क्या करें, वो मतलब ऐसे छोटे मोटे मामले तो वहाँ पर नहीं देखे जाएंगे। क्या कि देखो जी बुलंदशहर में जो है वो जो बस स्टैंड है, वहाँ पर जो कबाड़ा होता रहता है बहुत ज़्यादा, और पूरा पूरे बुलंदशहर में कबाड़ा ही कबाड़ा हो रखा है, और एक कानून बनाइए और ऐसे कि संसद भवन में यार वो इतने छोटे मोटे कामों के लिए, इसीलिए उन्होंने क्या किया है, ठीक है, कि उन्होंने अपनी क्या कर दी हैं, शक्तियाँ बांट दी गई हैं, ठीक है, और एक म्युनिसिपल लेजिस्लेशन बना दी गई है, नगर पालिका विधायन, कि उसे कह दिया तू देख भाई वहाँ कर, ठीक है, ऐसे छोटे मोटे मामलों को तुम देखो, हम बड़े स्तर पर काम करने वाले हैं यार, हम वहाँ पे देखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये सारी चीज़ें वो देखते हैं। आगे है 5वां, स्वायत्त विधायन, ऑटोनॉमिस लेजिस्लेशन, इंपॉर्टेंट है। देखिए राज्य निजी संस्थानों को उनके कामकाज के लिए कानून बनाने की अनुमति दे सकता है। इन संस्थानों में विश्वविद्यालय, रेलवे कंपनी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आदि शामिल है। ये उपनियम बना सकते हैं जिन्हें अदालतों द्वारा मान्यता प्राप्त और लागू किया जाता है। उदाहरण के लिए विश्वविद्यालय आयोग द्वारा UGC विनियमन रेगुलेशन है। देखिए स्वायत्त
जो विधान है, प्राइवेट जो लेजिस्लेशन है, ठीक है, जिस ऑटोनोमस लेजिस्लेशन हम कह सकते हैं। देखिए बड़ा बेहतरीन उदाहरण दूंगा, कोई भी चुगली नहीं करेगा मेरी कभी, यार तुम हमें फंसवा दो, चलो चुगली कर भी देना, जो बात सच है तो सत्य है, ठीक है। हम आज़ाद भारत में रहते हैं, कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता हमारा। देखिए कंडीशन क्या है मैं आपको बताता हूँ। मोस्टली जो लोग हैं इस एरिया के जो हैं वो सब पढ़ रहे हैं CCS यूनिवर्सिटी से, ठीक है दोस्तों। एक बड़े मैं बहुत गहरे मुद्दे पर लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं कि जो है एग्ज़ाम फॉर्म आ चुके हैं और एग्ज़ाम होने वाले हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट नहीं आया है अभी तक। अभी भी सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर का, सिक्स सेमेस्टर का रिज़ल्ट भी अभी आया है, ठीक है। तो अब आया है आकर के, और वो भी तब आया जब ऑलरेडी फार्म भर चुके हैं। मुझे एक बार ये बता दीजिए ये कौन सा नियम है, ऐसा कौन सा कानून है कि हम बच्चों को ये ही नहीं पता है कि हम फेल हैं या पास है और हम सेकेंड ईयर में पहुंच गए हैं, ठीक है। फिर हम बैक भरेंगे या क्या भरेंगे, क्या कंडीशन है क्या नहीं है, वो हमारी कमियां, अगर हम फेल हो गए तो हमारी कमियां कहाँ रह गई हैं, हम अगले सेमेस्टर में उनको सुधार सकते हैं। अगर हमारे पहले सेमेस्टर में मार्क्स कम आए हैं तो अगले सेमेस्टर के लिए ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, या फिर अच्छे मार्क्स आ गए हैं तो हमारे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। कितनी सारी चीज़ें हैं, है कि नहीं। ये कहीं नियम है, ये सारी की सारी बेवकूफ़ बकवास नियम है नहीं ने। आप लोग मेरे साथ हैं तो कमेंट करके मुझे बताइए। हालांकि देखो तो आप लोग ये कहेंगे कि हमें कुछ करना चाहिए, मुझे पता है हमें क्या करना चाहिए। मैंने ऑलरेडी कई मेल जो है वो यूनिवर्सिटी को भेजे जा चुके हैं, लेकिन अब मैं बात करूँगा। आप कहेंगे कि सर कहाँ की बात लेने लग गए, लेकिन कहीं की बात नहीं है दोस्तों, वो यहीं की बात है, स्वायत्त विधायन की। देखिए अगर मैं इसके थ्रू जा करके मैं जा करके पुलिस में रिपोर्ट भी करता हूँ कि ऐसे ऐसे ये चल रहा है, मैं अगर किसी को वो भी देता हूं तो वहां पे कुछ नहीं होने वाला। क्यों? ये जो फंडा है, ये जो फंडा है स्वायत्त विधायन, वहां पर वो जाकर के अनुदान आयोग जो है, जो CCS यूनिवर्सिटी के जो वो हैं, क्या कहते हैं उन्हें, चेयरपर्सन जो हैं, ठीक है, कुलपति महाराज, वो उन्होंने जो अपनी वो बनाई हुई है कमेटी, कह देंगे ये तो हम तो अपने लिए बना रहे हैं, ये सरकारी थोड़ी ना है, ये तो प्राइवेट है, हमने अपने नियम बना रखे हैं, हम तो ऐसे ही करेंगे, हम तो ऐसे ही रिजल्ट देंगे, कर लो जो तुमसे करना है। तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अकॉर्डिंग टू द लॉ हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसी को कहते हैं स्वायत्त विधायन। इसीलिए तो इन लोगों की सबके अपनी चल रही है। और अभी भी देखो, एक हमारे योगी जी महाराज हैं, 1+ ग्रेड दिया है CCS यूनिवर्सिटी को, A+ ग्रेड दिया है। तो मुझे ये बता दो कि किस बात का ग्रेड दिया है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। हाँ, इससे अच्छी तो और बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ जो अच्छे से काम कर रही हैं। अरे समय पर काम तो करो भाई, लेकिन नहीं होता है, ठीक है। अब देखना कितना बकवास और वो चीज़ें चल रही हैं। देखो शिक्षा के ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। शिक्षा हमारे देश की दोस्तों डूबती जा रही है, और मैं ये कहूँगा कि आप लोगों के हाथ में है आने वाले, क्योंकि आप बनने वाले हो कानून की रक्षा करने वाले, कानून को बनाने वाले। तो देश की शिक्षा के लिए ज़रूर लड़ना है यार, कुछ भी करो या मत करो, ठीक है। पर चलिए, अब हमारा यहाँ पर था वो मैंने समझाने के लिए, वो मुझे याद आ गया, मैं थोड़ी सी भावनाओं में बह गया, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। देखिए अब यहाँ पर एक और मैं बता दूँ, आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में, किसी भी प्राइवेट स्कूल में, किसी भी प्राइवेट कॉलेज में, किसी भी प्राइवेट जगह पर जाकर के, और आप अगर कहते हैं कि देखो जी हमारे कानून ये हैं, हमारी सरकार ये कहती है, तो वो ये कहेंगे भैया रुको मेरी बात सुनो, हमारे जो कानून है पहले वो मान्य है, दूसरे नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वायत्त विधान है। अगर कोई सीरियस कंडीशन है तो हाँ, वो कानूनों को वो क्या कर सकते हैं, चेंज किए जा सकते हैं, ठीक है, चेंज किए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेन कानून उनके यही होते हैं, इसीलिए ये जो प्राइवेट संस्था है इनका कोई कुछ नहीं कर पाता, ठीक है दोस्तों। यही थी मेन पॉइंट, यही था, आप लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अगर वो कॉलेज वाले आपसे जितनी भी फीस वसूल रहे हैं वो अपने लिए वसूल रहे हैं, क्योंकि वो अपने नियम है, और वो आपको एक देते हैं प्रोस्पेक्टस, फिर विवरण, और प्रोस्पेक्टस में पहले ही लिख देते हैं देखिए हमारी फ़ीस है 25,000 पर सेमेस्टर, 30,000 पर सेमेस्टर। तो आप उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्वायत्त है, ठीक है। ऑटोनॉमस लेजिस्लेशन उन्होंने अपनी बना रखे, नियम बना रखे हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए इतना समझ में आ गया, आगे चलते हैं। देखिए सशर्त विधान, अब हम चलते हैं सशर्त विधान, कंडीशनल लेजिस्लेशन किसे कहते हैं। देखिए सशर्त विधान को आकस्मिक कंटेंजेंट विधान भी कहा जा सकता है। इस प्रकार के विधान में एक कानून प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव प्राधिकरण को यह निर्धारित करने की शक्ति प्रदान करता है कि कानून कब लागू किया जाना चाहिए या
कब लागू होता है, लेकिन उनके साथ साथ कुछ विशिष्टताओं को जोड़ता है। ये विनिर्देशक शर्त हैं और जब ये शर्त पूरी हो जाती हैं तो प्रत्ययोजित प्राधिकरण की शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। इसलिए प्राधिकरण को अपने निर्णय के आधार पर निर्धारित करने का अधिकार है ये शर्त पूरी होती हैं या फिर नहीं। इन्हीं को दोस्तों बोलते हैं कंडीशनल लेजिस्लेशन। ठीक है, चलिए आगे है उप प्रत्ययोजित विधान, इट मीन्स सब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। देखिए इसमें क्या है, इस प्रकार का प्रत्यायोजन तब होता है, देखिए प्रत्यायोजन फिर से मैं बता दिया है मैंने आपको कि अपनी अनुपस्थिति में अपनी कार्यों को किसी और को सौंप देना। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार का प्रत्यायोजन तब होता है जब एक प्रशासनिक प्राधिकरण जिसे संसद द्वारा विधायी शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं इन शक्तियों को किसी अन्य अधीनस्थ प्राधिकरण को सौंप देता है। इसकी अनुमति केवल तभी दी जाती है जब मूल अधिनियम में ऐसे प्रावधान हो जो इस प्रकार के प्रत्यायोजन को सक्षम बनाते हैं। कहावत डेलीगेटस नॉन पोस्टर डेलीगेयर इंगित करती है कि शक्तियों का उप प्रत्यायोजन अनुमेय परमिसिबल नहीं है, हालांकि विधायिका इसके लिए प्रावधान प्रदान कर सकती है। ठीक है दोस्तों, इट मीन्स कि जो उप प्रत्यायोजित मतलब कि कोई एक व्यक्ति एक जैसे मैं वो मैंने एग्जांपल बताया था ना प्रत्यायोजित में, टीचर वाला, फिर टीचर अपनी जो शक्तियां हैं वो अपने मॉनिटर को दे देता है, मॉनिटर के बाद में वो किसको देता है, उप मॉनिटर को। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि एक जो टीचर है वो जो मॉनिटर को दे सकता है लेकिन मॉनिटर किसी और को नहीं दे सकता। ठीक है, वो वहाँ पर नहीं दे सकता क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह ही शक्तियों का बंटवारा हो सकता है कुछ समय के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए यह है उप प्रत्यायोजित विधान। तो अब चलते हैं आगे, रीति रिवाज के रूप में विधान। देखिए दोस्तों रीति रिवाज के रूप में